बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी सिंपल पेंडुलम को। और आज का हमारा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में दिया जा सकता है, ठीक है। तो आपने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। मैं आपको बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से समझाऊंगा, एक एक चीज की लॉजिक रीजन दूंगा ताकि आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे। इसके अलावा मैं आपको इस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगा इन दी फॉर्म ऑफ स्क्रीनशॉट, ताकि आप इस टॉपिक को आसानी से याद भी कर सकें और आपको ये भी पता चल सके कि आपने इस टॉपिक को पेपर में कैसे प्रेजेंट करना है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो सिंपल पेंडुलम है ना, ये भी हमारे पास एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। जैसे इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी ना मास अटैच्ड टू स्प्रिंग सिस्टम के बारे में, और हमने ऑब्जर्व किया था कि उसकी जो मोशन है ना वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। बिल्कुल इसी तरह से आज हम ले रहे हैं जी सिंपल पेंडुलम को और इसकी मोशन को ऑब्जर्व करेंगे कि क्या इसकी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। ठीक है बेटा, और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें थोड़ा सा डिटेल के साथ समझाने की जरूरत होती है, तो इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड भी एक कंसेप्चुअल ओवरव्यू मैंने तैयार किया है। आप पहले उसको समझेंगे, कॉन्सेप्ट लेंगे, उसके बाद फिर हम नोट्स पे आ जाएंगे, उसकी डिटेल पे जाएंगे कि आपने किस तरह से अब जो समझा हुआ डाटा इसको पेपर में लिखना है। ठीक है बेटा। प्यारे बच्चों, कंसेप्चुअल ओवरव्यू में हमने बात करनी है जी सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे कि एसएचएम है क्या, फिर एग्जाम्पल लेंगे सिंपल पेंडुलम की और उसकी कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इसकी एक्सप्लेनेशन कि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है ना बेटा वो किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है। इसके अलावा हमने इसकी वेलोसिटीज को डिस्कस करना है, कहां पर मैक्सिमम होती है, कहां पर मिनिमम। एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे, किधर मैक्सिमम होता है और किधर मिनिमम होता है। उसके बाद फिर हम इसके टाइम पीरियड के लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन को डिराइव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे नंबर 1 पॉइंट से, दैट इज इंट्रोडक्शन। अब एसएचएम क्या होता है इसके बारे में आप सब जानते हैं कि ये एक तरह की वाइब्रेटरी मोशन ही होती है, लेकिन उसके साथ एक शर्त होती है। वो शर्त क्या मैं बताता हूं। आप सब जानते हो कि अगर कोई पार्टिकल एक फिक्स पोजीशन से आगे पीछे मूव कर रहा है इस तरह से, ठीक है, ये वो फिक्स पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, उससे पीछे आगे पीछे ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो हम कहते हैं ये वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन हर बॉडी जो कि वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकती। एक शर्त है, अगर उसको पूरा करेगा तो फिर ठीक है, अदरवाइज सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। वो कंडीशन क्या है मेरे बच्चों? वो कंडीशन ये है कि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन होना चाहिए और वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन होना चाहिए। नेगेटिव साइन को भी आप इग्नोर करें, बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है ना वो उसका मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन से डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। मतलब ये कि जैसे जैसे आप मीन पोजीशन से दूर जा रहे हो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता चला जा रहा है, एक्सेलरेशन भी बढ़ना चाहिए। ठीक है। जब आप मैक्सिमम पोजीशन के ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज मैक्सिमम, तो उस सिचुएशन के अंदर एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होना चाहिए। दूसरी बात यह कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हर लम्हे टुवर्ड द मीन पोजीशन ही होनी चाहिए। ये शराइत अगर बॉडी पूरी करेगी तो उसकी मोशन को फिर हम कहेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, अदरवाइज वो सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होगी। ठीक है बेटा। तो इसकी एग्जांपल्स में हम बात करते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मास अटैच्ड टू स्प्रिंग सिस्टम को, और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिंपल पेंडुलम पर। ठीक है बेटा। सिंपल पेंडुलम क्या होता है सबसे पहले उसे देख लेते हैं। एक चीज हमने यहाँ पे क्लियर कर ली है और वो है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ एसएचएम। ओके हो गया। अब आइए इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर। बेटा कंस्ट्रक्शन कोई मुश्किल काम नहीं है। पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम आपके पास जो है वो इस तरह से बनेगा कि आपने ऐसा करना है बेटा, एक स्ट्रिंग ले लेनी है इनएक्सटेंसिबल, ठीक है, यानी जिसको खींचे तो उसकी लेंथ में इजाफा ना हो। उसके साथ मेरे बच्चों आपने एक जो है वो ऐसे मैश अटैच कर देना जिसको हम बाब कहते हैं। ठीक है। और इसका स्ट्रिंग का दूसरा किनारा जो है ना ऊपर छत पे किसी चीज के साथ उसको बांध दो, ठीक है, ताकि ये वर्टिकल पोजीशन में ऐसे आ जाए। तो ये हमारा पेंडुलम है। पेंडुलम क्या है? एक स्ट्रिंग, साथ में मैश अटैच करो, साथ में उसको किसी सपोर्ट से अटैच करके वर्टिकली सस्पेंड कर दो, पेंडुलम आपका तैयार हो गया बेटा। इसको हम पेंडुलम कहते हैं। और स्ट्रिंग के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए बेटा कि यहां पर इसके अंदर किसी किस्म की एक्सटेंशन ना आए जब आप इस पे फोर्स लगाएं, यानी इनएक्सटेंसिबल आपके पास स्ट्रिंग होनी चाहिए। ओके हो गया। यहां तक चीज क्लियर हो गई है? ओके जी। अब ये हमारी कंस्ट्रक्शन भी हो गई है जी क्लियर। उसके बाद आओ जो बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर। एक्सप्लेनेशन में करना क्या है बेटा? करना ये हमने साबित करना है कि ये जो पेंडुलम की मोशन है ना वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये साबित करना है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने माइंड में रखो कि ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना, इसमें पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन अलोंग द लाइन होती है, अलोंग द कर्व नहीं होती, अलोंग द लाइन होती है। इस वजह से
जो आपका सिंपल पेंडुलम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने के लिए तब जाएगा जब आप उसको बहुत स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, यहां से ऐसे छोड़ेंगे फिर आएंगे तो ऐसे ऐसे डिस्प्लेस करता रहेगा। बड़े एंगल पे इसको आपने डिस्प्लेस नहीं करना, ये बात याद रखिएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये आ गया सिंपल पेंडुलम, ठीक है। जब ये इनिशियल पोजीशन पे होता है, यहां पे अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर होता है, तो उस वक्त इसका जो वेट होता है मेरे बच्चों, वो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जो कि हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करता है, एंड वेट इज इक्वल टू mg, ठीक है। और इस रस्सी के अंदर एक खिंचाव आता है, और वो खिंचाव जो है ना, वो खिंचाव कहलाती है जी टेंशन। इंग्लिश में उसको टेंशन कहते हैं, उर्दू में खिंचाव कहते हैं उसको, ठीक है। अगर कोई साथ में मैस अटैच नहीं करेगा तो रस्सी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होती है इस तरह से, लेकिन जैसे ही साथ में अटैच करोगे कोई मैस, तो ऐसे उसमें खिंचाव आ जाएगा इस तरह से, ऐसा होता है ना। तो ये जो खिंचाव रस्सी में आया ना, इसकी वजह से आया, ठीक है। तो मतलब ये एक्शन है और ये उसका रिएक्शन है। अब मेरे बच्चों इस कंडीशन के अंदर आपके पास ये जो वेट है, ठीक है, ये टेंशन के एग्जैक्टली इक्वल होता है, यानी T इज इक्वल टू mg। तो जब एक बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, यानी ये जो इस मैस की बात कर रहा हूं, ये बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, उस वक्त उसकी जो टेंशन है और जो वेट है वो दोनों एग्जैक्टली इक्वल अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चों यहां पर कोई भी नेट फोर्स इसके ऊपर मौजूद नहीं होती, तो ये मोशन परफॉर्म करता ही नहीं है, राइट। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर हम ऐसा करते हैं कि इसको ना यहां से एक स्लाइट एंगल पे ना यहां तक डिस्प्लेस करते हैं। अब मैं यहां पे इतना ज्यादा डिस्प्लेस इसलिए करूंगा क्योंकि जब मैंने इसके कंपोनेंट्स को ब्रेक करना है ना, तो फिर डायग्राम आपको समझ नहीं आएगी, खुली खुली डायग्राम होगी तो समझ आएगी, इसी वजह से बुक्स में भी बड़े एंगल पे इसको डिस्प्लेस किया रहता है, बट एक्चुअली बहुत स्लाइटली एंगल पे आपने डिस्प्लेस करना है इसको। मतलब आप ये समझ लो कि भाई ये यहां पर है ना, तो थोड़ा सा यहां तक ले जाओ ऐसे, तो ये आगे पीछे ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट मोशन होगी इसके पार्टिकल की, ये जो बाप अटैच हुआ उसकी, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा इसको डिस्प्लेस कराऊंगा ताकि आपको ये चीज नजर भी आए, ठीक है, और इसके डायग्राम को समझ सके। अब बेटा यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में तो कोई नेट फोर्स एक्ट कर नहीं रही थी, मोशन हो नहीं सकती। हमने क्या किया, इसको स्लाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के ऊपर डिस्प्लेस किया इस डायरेक्शन के अंदर। ये आ गया आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि कोई बॉडी कितना टर्न करती है, हाउ मच अ बॉडी टर्न। ये इनिशियल पोजीशन थी, यहाँ से ऐसे टर्न करके चला गया, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है थीटा, समझ गए। दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, और वो इस डायरेक्शन में किया हमने, ओके। अब जब इस कंडीशन में आ गया तो अब भी देखिए जो वेट होता है ना बेटा, वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करता है, mg। ये आपका वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे अगर हम टेंशन की बात करें तो टेंशन स्टिल जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर है, जो कि स्ट्रिंग के साथ है, ठीक है। स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में आ गई तो टेंशन भी इस डायरेक्शन में आ गई। अब जरा चीज नोट करने वाले वो नोट करो कि पहले वेट और टेंशन इक्वल अपोजिट थे, कैंसिल कर रहे थे, लेकिन मेरे बच्चों अब आपका जो वेट है इस बाप का, वो एग्जैक्टली टेंशन के इक्वल नहीं आ रहा या उसके अपोजिट नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप पूरे का पूरा वेट जो है वो इस टेंशन से कैंसिल आउट नहीं होगा, बल्कि आप इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करोगे। एक कंपोनेंट आपके पास ये वाला बन जाएगा, ये वाला कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट आपके पास बनेगा ये वाला। ये मेरे बच्चों दो आपके पास कंपोनेंट बन जाएंगे, और ये दो वो कंपोनेंट है जो कि जिसके अंदर वेट को हमने ब्रेक किया। अब यहां पे कंसेप्चुअल पॉइंट तरह समझ लीजिए बेटा, वो क्या है, ये बात याद रखिएगा कि यहां पर अगर एंगल थीटा है, ठीक है, तो आप यहां पर एक एंगल थीटा बनाएंगे। अब दोनों बातों की रीजन मैं बताता हूं कि मैंने एक तो कंपोनेंट ऐसे क्यों बनाए, ठीक है, दूसरा मैंने थीटा यहां के बजाय यहां लिया, ठीक है, इधर क्यों नहीं लिया। इधर भी तो ले सकते थे बट मैंने नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, उसकी क्या रीजन है, यहां क्यों लिया, क्योंकि अक्सर बच्चे यहां बनाते हैं, गलती हो जाती है। मेरे बच्चों याद रखो कि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन हैं और तीसरी लाइन उसको यूं कट करती है, तो जो एंगल थीटा यहां पर है वही एंगल थीटा यहां पर भी होगा। अब इस कंडीशन में वो कैसे फुलफिल होगा मैं बता देता हूं आपको। ये हमारा पेंडुलम आ गया, इसकी इनिशियल पोजीशन ये आ गई। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये पेंडुलम जब यहां पर है तो इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर लो, तो ये ऐसे जो है वो कंडीशन आपके पास बन जाएगी। ये पहली लाइन ये वाली, दूसरी लाइन ये वाली, तीसरी इसको कट कर रही है। जो एंगल थीटा यहां पर होगा मेरे बच्चों वही एंगल थीटा यहां पे होगा। तो लॉजिक आपको मैंने बता दी कि क्यों यहां पर एंगल थीटा होगा, सही है। अच्छा, तीसरी बात ये कि हमने ऐसे टेढ़े आड़े टेढ़े क्यों बनाए इसके कंपोनेंट्स। हम आमतौर पर क्या करते हैं, हमेशा एक्स एक्सिस को सीधा सीधा ड्रा करते हैं। मेरे बच्चों ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इसको सीधा बनाएं, आप चाहें तो इसको यूं भी ड्रा कर सकते हैं। शर्त क्या है, जरूरी है मेरे बच्चों कि इनके दरमियान एंगल जो है बेटा वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आपने देख लिया कि इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, ये जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि आप हमेशा इनको सीधे सीधे बनाते रहो। तो जिस तरह आपको आसानी हो आप बना सकते हैं, मगर इस चीज का ख्याल रखना है कि ये दोनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो मेरे बेटे मैंने दोनों की लॉजिक आपको दे दी है, ओके। अब आपको ये पता है कि भाई अगर एक फोर्स F है, ऐसे ये फोर्स है F, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट है जी, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट। अगर एंगल थीटा यहां पर है तो थीटा हमेशा हमेशा याद रखें कि जो बेस वाला कंपोनेंट है जिसको हम Fx कहते हैं और जो असल वेक्टर है उसके दरमियान होता है। ये वाला जो है वो कंपोनेंट Fy है।
तो जो बेस वाला कंपोनेंट है एफ एक्स उसको बोलते हैं एफ कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसको बोलते हैं एफ वाई विच इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। समझ गए हो? तो मेरे बच्चों ये थीटा जो है वो हमेशा बेस और असल वेक्टर के दरमियान में होता है। ओके, अब देखो जरा यहां पर ये थीटा है, ये असल वेक्टर है और ये एक कंपोनेंट है, इसका मतलब ये बेस होगी और ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब देखो जैसे वहां पर एक फोर्स एफ थी ना, तो कंपोनेंट एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा है, यहां पर वेट mg वाली फोर्स है, तो यहां पर जो कंपोनेंट मेरे बच्चों होंगे वो mg कॉस ऑफ थीटा एंड mg साइन ऑफ थीटा होंगे। समझ गए? ओके, तो अब देखो मेरे बच्चों ये आ गया आपका mg cos थीटा, ये आ गया आपका mg sin थीटा। अब यहां एंगल थीटा सही बनाओगे तो ही आपका यहां mg cos थीटा आएगा और यहां पर mg sin थीटा आएगा। अब इस कंडीशन के अंदर होता यूं है कि आप अगर इस मैस को यहां से रिलीज करें तो ये वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ चला जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है बेटा कि मैस अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम में तो एक स्प्रिंग था, वो कंप्रेस हो जाता था, उसमें रिस्टोरिंग फोर्स आ जाती थी और वो उसको मीन पोजीशन की तरफ लेकर जाती थी, या वो स्ट्रेच होता था फिर उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आ जाती थी और वो उसको मीन पोजीशन की तरफ लेकर जाती थी। यहां पर ऐसा क्या होगा, यहां पर किस तरह से ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसको मीन पोजीशन की तरफ लेकर जाने के लिए, तो उस बात को जरा ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चों। आप जब आपने यहां से यहां कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया थीटा और लीनियर डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए वो आपका एक्स कवर हुआ, ठीक है, एक्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, तो अब मेरे बच्चों यहां पर देखो कि इस कंडीशन में वेट पूरे का पूरा टेंशन के अपोजिट नहीं है, बल्कि सिर्फ उसका एक कंपोनेंट है जो टेंशन के अपोजिट है। तो इस केस के अंदर जो है वो आपके पास जो टेंशन है वो इक्वल्स टू mg cos ऑफ थीटा है, mg cos ऑफ थीटा। ठीक है, अगर ये mg cos ऑफ थीटा है, ठीक है बेटा, तो अब जो है वो ये इसके बिल्कुल इक्वल अपोजिट आ चुका है, ये इसके साथ हो जाएगी कैंसिल, अब ये इससे खत्म हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन जो ये वाला कंपोनेंट बच गया इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, इसको बैलेंस करने वाला कोई मौजूद नहीं है, इसलिए ये बाकी रहेगा। और ये वो कंपोनेंट है, ये वेट का वो कंपोनेंट है मेरे बच्चों जो रिस्पॉन्सिबल है इसको वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ लेकर आने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं mg sin थीटा एंड दैट विल बी एक्ट एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। और ये है क्या, ये वेट का एक कंपोनेंट है। तो अपने माइंड में अच्छे से ये बात सेव कर लो कि जब ये पेंडुलम का मैस मीन पोजीशन पर था उस वक्त टेंशन और वेट एग्जैक्टली इक्वल अपोजिट थे, खत्म, कुछ भी नहीं बचा, नेट फोर्स जीरो। लेकिन जब आपने इसको स्लाइट एंगल थीटा तक इसको डिस्प्लेस किया तो अब जो वेट है उसका सिर्फ एक कंपोनेंट दैट इज mg cos थीटा वो टेंशन के अपोजिट में आया और वही बैलेंस होगा, वही कटेगा। लेकिन जो mg sin थीटा है वो आपको बस बच जाएगा और ये बच जाने वाला कंपोनेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है इसको वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ लेके आने के लिए, और यही कहलाता है आपका क्या, रिस्टोरिंग फोर्स। समझो? तो जब आप छोड़ोगे यहां से तो ये भागा भागा इधर लेके आएगा मीन पोजीशन की तरफ। जब ये यहां से छोड़ा वेलोसिटी जीरो थी, ऐसा ऐसा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती 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 यहां पे आके मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। लेकिन ड्यू टू इनर्शिया यहां पे ये रुक नहीं सकेगा, जब यहां रुक नहीं सकेगा ना तो फिर ये आगे को बढ़ जाएगा। जब ये आगे को बढ़ के यहां तक आ जाएगा, इस पोजीशन के ऊपर आ जाएगा, तो फिर से ये मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया, फिर से इसका वेट जो है वो टेंशन की एग्जैक्टली अपोजिट नहीं होगा, बल्कि सिर्फ उसका एक कंपोनेंट mg cos थीटा उसे कटेगा, mg sin थीटा फिर बच जाएगा और वो mg sin थीटा इस डायरेक्शन में होगा तो वापस इधर भेजेगा। इस तरह से इसकी वाइब्रेटरी मोशन ऐसे 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 लगी रहेगी, जारी रहेगी। लेकिन क्या हम वाइब्रेटरी मोशन को देख के कह दें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है? नहीं, हरगिज नहीं। जब तक ये कंडीशन पूरी नहीं होगी कि इसमें एक्सेलरेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन के, तब तक हम इसको नहीं कहेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रहा है। तो अब हमने उसकी तरफ बढ़ना है मेरे बच्चों, ठीक है? ओके जी, यहां तक चीजें हमने सीख ली हैं। ओके, तो अब क्या करेंगे जी, अब हम ऐसा करते हैं, यहां पे लिखते हैं जिसकी डेरिवेशन का पहला पॉइंट वो क्या है कि भाई यहां पर जो आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स है ना, दैट इज इक्वल्स टू, थोड़ा आगे इक्वल लगा दिया मैंने, यहां लगाता हूं, दैट इज इक्वल्स टू mg sin ऑफ थीटा दैट इज रिस्पॉन्सिबल। अब यहां पे आपको नेगेटिव साइन लगाना है, क्यों लगाना है मैं वजह बता देता हूं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया किस डायरेक्शन के अंदर, थीटा, इस डायरेक्शन में कवर किया ऐसे, और जो यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसके साथ क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, बोथ आर अपोजिट, माइनस साइन लगा दो तो आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई, इसको बोल दो जी इक्वेशन नंबर 1। समझ गए? ओके मेरे बच्चों, अब एक बात यहां पे याद रखनी है, फॉर स्मॉल एंगल थीटा, स्मॉल एंगल थीटा के लिए जो साइन थीटा होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, मैं बताता हूं ना मेरे बच्चों ये क्या है। देखो आप ऐसा करो, यहां पे कैलकुलेटर लेके अपने पास बैठ जाओ और यहां पर ना मैं आपको कुछ वैल्यूज बताता हूं, वो नोट करो।
यहां पे एंगल ले लो डिग्री में, थीटा इन डिग्री, ठीक है, साइन ऑफ थीटा, उसके बाद थीटा इन रेडियन, ठीक है। ओके, अब जरा बात नोट करना, जब आपने लिया 1 डिग्री का एंगल, ठीक है, 1 डिग्री को आप चेंज कर लो पहले इसमें किस में जाके, रेडियन में चेंज करो। कैसे करोगे, 1 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करोगे कैलकुलेटर में तो आपको बेटा वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 0.017, ठीक है। और उसके बाद क्या करो, साइन ऑफ 1 पुट करो, साइन ऑफ 1 एंगल 1 पुट करने के बाद इक्वल दबाओ, मिलेगा 0.017। देख लो, जब आपने स्मॉलर वैल्यू ली है थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो 1 डिग्री पे जो रेडियन में इसकी वैल्यू है वही वैल्यू साइन ऑफ 1 भी दे रहा है। अच्छा, ठीक हो गया, ओके। अब इसको यहीं पे छोड़ते हैं और 2 डिग्री को ट्राई करते हैं। 2 डिग्री पे ट्राई करो, अब क्या करोगे, इसको पहले रेडियन में चेंज करो, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.034, 0.034, ठीक है। अच्छा, अब क्या करो, साइन ऑफ 2 चेक करो, साइन ऑफ 2 डिग्री मेरे बच्चों आपके पास क्या आएगा, जब कैलकुलेटर में ये वैल्यू पुट करोगे तो वही आंसर आपको दोबारा मिलेगा 0.034। ओके हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आप एक और चीज चेक करो, 3 डिग्री पे आ जाओ, 3 डिग्री पे लाके चेक कर लो, 3 डिग्री पे जाके जब इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे 3 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 तो आपको मिलेगा 0.052 मिलेगा। और आप साइन ऑफ 3 कर लो, ठीक है, साइन ऑफ 3 डिग्री तो मेरे बच्चों आपको मिलेगा 0.052। तो देख सकते हैं ये सेम, ये सेम, ये सेम, ठीक है। लेकिन स्मॉलर एंगल के लिए अगर आप थोड़े बड़े एंगल पे चले जाओ, 10 डिग्री पे चले जाओ, 15 डिग्री पे चले जाओ, 20-25 पे चले जाओ, तो फिर इनके अंदर डिफरेंस है वो आना शुरू हो जाएगा। तो फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ एंगल थीटा, आपके पास जो थीटा की वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा होती है। दैट्स व्हाई वी कैन चेंज या वी कैन रिप्लेस साइन थीटा बाय थीटा। सो f is equals to minus mg theta. This is equation number 2 आ गई, ओके। अच्छा, अब आप देखो बेटा, अब देखो यहां से इस बॉडी को रिलीज किया ना, इसमें ऐसा ऐसा वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तेज होती जा रही है, तेज होती जा रही है, भाई वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट से, एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन कैसे मालूम करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, वी नो f is equals to ma, पुट करो इसके अंदर, ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास ma is equals to minus mg of theta। अब आप सोचेंगे सर क्यों पुट कर रहे हैं हमने, हमारे माइंड में कैसे आएगा, भाई हमने रिलेशन निकालना है एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन का कोई ताल्लुक इसमें आ ही नहीं रहा, तो इसलिए हमने f की जगह पे ma पुट किया ताकि एक्सेलरेशन का कुछ ताल्लुक तो बने इसके अंदर। तो उसके बाद फिर क्या होगा, देखो जरा, ये m इस m शरीफ से कट जाएगा, ये a is equals to minus g of theta। अब इसको कह दीजिए ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब एक नए कंसेप्ट के ऊपर आ जाओ, थीटा की वैल्यू हमने पुट करनी है मेरे बच्चों। क्लास 10th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, s इज इक्वल टू आर थीटा, s इज इक्वल टू आर टाइम थीटा। वो क्या था, ये आपके पास एक सर्कल है, उसका रेडियस है r, ठीक है, और दो रेडियस के दरमियान जो एंगल है वो थीटा है, और यहां पर जो इसकी आर्क की लंबाई है उसको हम s कहते थे। तो s इज इक्वल टू आर थीटा। इस रिस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो थीटा किसके इक्वल होता था, s डिवाइडेड बाय r, यानी आर्क लेंथ और डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है। अब इस केस के अंदर अगर आप देखो, अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंसिवली ऐसे ऑसिलेट कराओ तो ऐसे एक सर्कल की शक्ल में आ जाएगा ऐसे, तो एक सर्कल का ही ये पार्ट है इसकी, जो यहां से यहां तक जो मोशन है इसकी, ठीक है। तो मैं यहां पे उसको भी बना लेता हूं जी, ये आ गया, ठीक है, ये सेंटर आ गया, सेंटर से नीचे की तरफ ये आ गई इसकी लेंथ l, क्योंकि अब की बार हमने इसको क्या नाम दिया था, इसका हमने नाम रखा था लेंथ l, मैंने लिखा नहीं, चलो लिख लिया, ये l लेंथ है, ओके। तो अब जब यहां से इसको डिस्प्लेस करके यहां तक लेके गए, x फासला तय किया और यहां से यहां तक, ये भी क्या है, l है, दरमियान में क्या एंगल है जी, थीटा है। उसी कंसेप्ट को यहां पे अप्लाई कर लो, थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क लेंथ यहां पर क्या है बेटा, x है, और रेडियस आपके पास लेंथ के बराबर है, तो ये थीटा इज इक्वल टू l बाय x यहां पुट कर लो, ठीक है। तो यहां लिखता हूं जी, पुट थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय l, ओके, x डिवाइडेड बाय l आ गया, पुट करो यहां पे, a इज इक्वल टू माइनस जी x डिवाइडेड बाय l आ गया, क्लियर हुई बात, ओके। इसको यहीं पे रोक लीजिए, ये हमारी इक्वेशन 4 आ गई है मेरे बच्चों। यहां पे देखो कि g जो है, g क्या है, g है यहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आप पेंडुलम को लेके कभी ऊपर कभी नीचे भाग नहीं रहे, आपने एक जगह पे रुक के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जब आप एक जगह पे स्टैटिक हैं, जमीन के करीब रुके हुए हैं, तो g की जो वैल्यू है वो भी आपके पास कांस्टेंट होगी, जो कि 9.8 समथिंग होती है। तो g की वैल्यू जो है वो इस केस के अंदर कांस्टेंट दी जाती है, वो चेंज नहीं होती, क्योंकि हम पेंडुलम को लेके ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहे, बल्कि एक ही हाइट के ऊपर बैठे हुए आराम से, और इसको पेंडुलम की मोशन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। दैट इज व्हाई g इज नॉट चेंजिंग, तो g इज कांस्टेंट। नंबर 2, लेंथ। हमने बोला था कि जो स्ट्रिंग ली ना, हमने रस्सी ली, इनएक्सटेंसिबल है भाई, उसकी लेंथ में चेंज आएगा ही नहीं।
अगर लेंथ में चेंज आएगा नहीं तो जो चीज ना चेंज हो उसे बोलते हैं कांस्टेंट है। तो ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो हम इसे लिख देते हैं a इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू साथ में आ गया माइनस ऑफ x। ठीक है, तो ये बन जाएगी मेरे बच्चों आपके पास कुछ इस तरह से कि a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x, और हमारी ख्वाहिश पूरी हुई। जो हम प्रूव करना चाहते थे कि a शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, सो वी हैव प्रूव्ड। सो यहां तक हमने इस चीज को वेरीफाई कर लिया कि हाँ जी वाकई ही जो एक्सेलरेशन है ना इसके अंदर, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है, तो इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। समझ गए? ठीक हो गया मेरे बच्चों, तो यहां से ये चीज हमने समझ ली है। ओके, अब उसके बाद आगे हमने एक और चीज को देखने के भाई इसकी जो मोशन है उसमें जो एक्सेलरेशन है वो क्या टुवर्ड द मीन पोजीशन है या नहीं है। ठीक है, तो मेरे बच्चों याद रखो, अगर मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ इस पेंडुलम की डायग्राम को ऐसे, ये इसकी मीन पोजीशन, ये एक एक्सट्रीम और ये दूसरी एक्सट्रीम, अब इसके दरम्यान जो है ना ऐसे इसकी मोशन है। ठीक है, जब यहां से हमने रिलीज किया, ये इधर से किधर जा रही है जी, बॉडी इधर को जा रही है। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि इसको इतने कम एंगल पे डिस्प्लेस कराना है कि इसकी मोशन लगे कि लीनियर है। अब यहाँ वेलोसिटी जीरो थी, रुका हुआ था, यहाँ पे आके वेलोसिटी मैक्सिमम, जीरो से मैक्सिमम। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको कांसेप्ट बताया था मेरे बच्चों, याद रखो कि अगर एक बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो जिस तरफ को वेलोसिटी है उसी तरफ को एक्सेलरेशन होता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज ही तब करती है कि अगर एक बॉडी इधर को जा रही है आप उसी डायरेक्शन में मजीद फोर्स लगाओ उसके ऊपर, तो जिस तरफ फोर्स लगाते हैं ना उसी तरफ एक्सेलरेशन भी होता है। तो आपने वेलोसिटी को तेज करने के लिए वेलोसिटी की डायरेक्शन में फोर्स लगानी है, इसलिए एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी की डायरेक्शन में आता है। तो रिमेंबर दैट whenever the velocity of the body increases the acceleration is in the direction of velocity। ओके, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड द मीन पोजीशन। ओके, फिर यहां से यहां तक आ जाओ, यहां वेलोसिटी मैक्सिमम थी, रुक नहीं सका था, ऐसा ऐसा स्लो होता यहाँ पे आकर रुक गया, वेलोसिटी मैक्सिमम से जीरो पे आई। अब वेलोसिटी इधर इस डायरेक्शन में है, लेकिन वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है बेटा वो इस तरह के आ रहा है कि वेलोसिटी कम हो रही है। और किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होती तब है कि अगर वो इधर से आ रहा है ना तो आप सामने से आगे उस पर फोर्स लगाओ, उसको रोको। ठीक है, तभी उसकी वेलोसिटी कम होगी। जब सामने से आके रोकोगे, फोर्स लगाओगे, तो एक्सेलरेशन भी सामने से होगा, यानी वेलोसिटी के अपोजिट। दैट्स व्हाई कि जब वो यहां से यहां जा रहा है वेलोसिटी मैक्सिमम से जीरो पे जा रही है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, एंड व्हेनेवर द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस इट मींस दैट द एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द वेलोसिटी। क्लास 9 से कांसेप्ट है बच्चे, छोटे छोटे से, ये मैंने आपको बता दिया। तो आप किसी भी पॉइंट पे आप यहां से वापस जाते हुए देखिए, इधर आते हुए देखिए, इसकी जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड द मीन पोजीशन ही होती है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया एक्सेलरेशन के हवाले से। दूसरा बेटा वेलोसिटी के हवाले से देखिए, मोशन ओके हो गई है, एक्सेलरेशन भी चले अभी क्लियर कर देता हूं। मजीद वेलोसिटी को देखें जरा, वेलोसिटी यहां पर जीरो होती है, यहां पर जीरो होती है, सेंटर में मैक्सिमम होती है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है। एक्सेलरेशन मेरे बेटे अपोजिट है, एक्सेलरेशन जो है वो यहां पर मैक्सिमम होता है और यहाँ पे a इज इक्वल टू जीरो होता है। उसकी वजह क्या है कि एक्सेलरेशन का ताल्लुक है डिस्प्लेसमेंट के साथ। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से जितना ज्यादा दूर जाते रहेंगे एक्सेलरेशन उतना ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, जितना मैक्सिमम दूरी पर होंगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है जहां पर एक बॉडी जा सकती है इधर तक। ठीक है, तो इसलिए वहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। इसलिए याद रखें, एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम और मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन मिनिमम होता है, यानी जीरो। ठीक है, और वेलोसिटी इसके अपोजिट। ठीक है, तो रिमेंबर दैट वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पर जीरो, मीन पर मैक्सिमम, एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पर मैक्सिमम, मीन पर जीरो। वजह मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कि एक्सेलरेशन का ताल्लुक डिस्प्लेसमेंट से है। मीन पोजीशन के ऊपर खड़ा तो डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं है, इसलिए एक्सेलरेशन भी कोई नहीं है। एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा से ज्यादा है, एक्सेलरेशन भी ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो मेरे बच्चों ये भी हमने ओके कर लिया। उसके बाद आ जाओ जी इसके टाइम पीरियड के ऊपर। टाइम पीरियड किसे कहते हैं बड़ी, एक मुकम्मल वाइब्रेशन का जो टाइम होता है, यानी इसको यहां से छोड़ा, इधर गया, फिर वापस इधर अपनी जगह पे आया, तो एक इसने वाइब्रेशन कंप्लीट कर लिया। अब इसका जो टाइम लगेगा बेटा उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। अब उस टाइम पीरियड के लिए हमने एक मैथमेटिकल रिलेशन भी डिराइव करना है। कैसे डिराइव करेंगे, देखो जैसे लास्ट लेक्चर में किया था ना हमने, जो SHM वाला था, वहां पे हमने टाइम पीरियड को ना वो स्टार्ट किया था, कहां से स्टार्ट किया था मैं बताता हूं। पहले फार्मूला लिखता हूं, T=2π√L/G के फार्मूला। ठीक है, अच्छा इसको ड्राइव करने के लिए हमने जो स्टार्ट किया था ओमेगा से स्टार्ट किया था, ओमेगा = 2πf। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं आता, मैंने रिवाइज भी कराया था। रिवाइज कैसे कराया था कि ओमेगा कहते हैं मेरे बच्चों एंगुलर वेलोसिटी, कोई बॉडी कितने चक्कर काटती है पर सेकंड।
तो जो चक्कर काटना है उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, थीटा से डिनोट किया जाता है डिवाइडेड बाय टी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक चक्कर की, वन कंप्लीट वाइब्रेशन या एक मुकम्मल साइकिल। एक मुकम्मल साइकिल में जो एंगल कवर होता है बेटा 2 पाई होता है। एक चक्कर अगर मुकम्मल होता है ना दायरे का, 2 पाई एंगल कवर होता है, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई। तो एक चक्कर मुकम्मल करने के वक्त को हम टाइम नहीं टाइम पीरियड कहते हैं, यानी कैपिटल टी, ओमेगा इज इक्वल टू कैपिटल टी। तो यहां से मेरे बच्चों ये 1/t एफ के इक्वल होता है, तो हम लिखते हैं w इज इक्वल टू 2 पाई एफ, यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन थी। अब f की वैल्यू पुट करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इनटू कैपिटल टी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। क्यों? f इज इक्वल टू 1/t होता है, पुट कर दिया, ओके। अब उसके बाद हमें t की वैल्यू चाहिए, इधर आ जाएगा ओमेगा उसके नीचे, t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, ओके। ये हमारी मेन इक्वेशन आ गई। यहाँ पे बस ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है। कैसे निकालेंगे ओमेगा की वैल्यू? जैसे लास्ट लेक्चर में निकाली थी बिल्कुल उसी तरीके से निकालेंगे। एक एक्सेलेरेशन की आपके पास ये इक्वेशन है, ये वाली, a इज इक्वल टू माइनस जी है और x डिवाइडेड बाय एल है, ठीक है, x डिवाइडेड बाय एल, एक ये इक्वेशन थी। और एक आपने और एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला लिखा था, a इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ये वाली थी, जो कि मेरे ख्याल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में से हमने एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला निकाला था, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर्स के अंदर। और अगर आपको नहीं पता मेरे बच्चे, इसके लिए सेपरेट आपको वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा, नहीं तो फिल वक्त इसको याद रखो कि एक एक्सेलेरेशन का ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है, इन दोनों को आपने रिलेट करना है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल कर देंगे आप, माइनस जी और साथ में क्या आएगा आपके पास, x डिवाइडेड बाय एल, एंड दैट इज इक्वल टू और क्या आएगा जी, माइनस एक्स इंटू ओमेगा का स्क्वायर। माइनस माइनस से कट गया, x से कट गया, सो g डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर। तो यहां से फिर ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ g डिवाइडेड बाय एल। ये आ गया आपके पास ओमेगा की वैल्यू, ठीक है मेरे बच्चों। अब ये वैल्यू उठा के ना, ये वाली वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, ठीक है। सो t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय g बाय एल। अब g बाय एल है, इसके साथ डिवाइड हो रहा है, उलट होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो इट विल बी t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाय g। ये मेरे बच्चों आपके पास फाइनल जो है वो फार्मूला तैयार होके आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब इसके टाइम पीरियड के हवाले से ना अक्सर क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो मैं आपको वो भी बताना चाहता हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए बेटा कि किस तरह से आपने इन क्वेश्चन को डील करना है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये आता है कि अगर भाई आप इस पेंडुलम का जो मैस है उसको बढ़ा दो, कम कर दो, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है टाइम पीरियड के ऊपर, ठीक है। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वजह क्या है? देखो भाई, आपके पास जो टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। टाइम पीरियड जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के साथ। टाइम पीरियड है उसका इनवर्स रिलेशन है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी के साथ, अगर वो चेंज हो तो, ठीक है। इन दो चीजों के साथ इसका ताल्लुक है, यहां पर मैथ का कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मैथ होता है। अब मैथ छोटा अटैच करो या मैथ बड़ा अटैच करो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसकी जो डिपेंडेंस है मेरे बच्चों इसके ऊपर होती है, इन दो फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है। इट डजंट डिपेंड अपॉन द मैथ ऑफ द पेंडुलम, दैट्स व्हाई पेंडुलम का मैथ, बॉब का मैथ बढ़ा दो या कम कर दो यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया। अच्छा, ये वाले पॉइंट आपने याद रखने हैं, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है, टेस्ट किया रहता है। इसके अलावा मेरे बच्चों फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है जी? फ्रीक्वेंसी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। तो अब क्या करोगे जी, आपने फ्रीक्वेंसी को वो ऐसे लिखा 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब फिर डिवाइड हो रहा है, इसको उलट करके लिख दो, क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू जी बाय एल, जी बाय एल। ये आ गया आपके पास फ्रीक्वेंसी, इसको आप एफ लिख दो दोबारा से यहाँ पे, ठीक है। एफ इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई जी बाय एल, ठीक है बेटा। तो ये जितने भी कंसेप्चुअल पॉइंट्स थे मैंने सारे आपके साथ शेयर कर दिए। अब आइए नोट्स के ऊपर। तो बच्चों, आपने इस टॉपिक से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो तो समझ लिया। अब जरा देखिए कि पेपर में आपने इसे लिखना कैसे है, ठीक है, और अपने नोट्स बनाइए और साथ साथ में चीजें आपको डिटेल के साथ बताता जाता हूं, ठीक है। सबसे पहले मेरे बच्चों आपने हेडिंग लगानी है जी आइडियल सिंपल पेंडुलम की, ठीक है। और उसमें क्या लिखेंगे? पहले मैं आपको सिंपल पेंडुलम के बारे में बताऊं, जो हमने बातें डिस्कस की थी वही आपने यहाँ पे लिखनी है कि ये हमारे पास एक बाब पर मुश्तमिल होता है, एक स्ट्रिंग पर मुश्तमिल होता है, दोनों को हम अटैच करते हैं। बाब को हमने स्ट्रिंग के साथ अटैच किया, ठीक है, और फिर उस स्ट्रिंग को हम किसी सपोर्ट से अटैच कर देते हैं। ये हमारा बन जाता है जी पेंडुलम, और इसको हमने यूं वर्टिकल पोजीशन में रखना है। ये पेंडुलम तैयार हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, जब हम आइडियल पेंडुलम की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने कुछ चीजें सपोज करनी होती हैं। एक तो ये कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो ऐसी मटेरियल की बनी है, वो बिल्कुल इनएक्सटेंसिबल है। वैसे आमतौर पर कोई स्ट्रिंग आप इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा उसको आप फोर्स लगाएंगे, थोड़ी बहुत उसमें लचक आ जाती है, खिंचाव आ जाता है, लेकिन ये आपने ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करना है, ठीक है, आइडियल केस के अंदर
कि जो मर्जी हो रही है उसके अंदर कोई एक्सटेंशन आती ही नहीं है, ठीक है, इनएक्सटेंसिबल होता है, हाईली इनएक्सटेंसिबल। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पे फ्रिक्शंस को आपने इग्नोर करना है, यानी जहां से जैसे आपने अटैच किया हुआ है इस पॉइंट की कोई किसी किस्म की फ्रिक्शन नहीं है। आम हालात में फ्रिक्शन होती है, बट आइडियल केस के अंदर इसकी फ्रिक्शन भी नहीं है, हम इस चीज को भी इग्नोर करके चलेंगे, एयर फ्रिक्शन वगैरह सब इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आइडियल कंडीशन होती है। बाकी वही बातें आप बताएंगे कि आइडियल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल बट हैवी मैस, स्मॉल बट हैवी मैस पर मुश्तमिल होता है, जिसका नाम रखा हमने m, विच इज सपोर्टेड बाय लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ये हमारी वो लाइट सी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसकी लेंथ l है। द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द फिक्स फ्रिक्शनलेस सपोर्ट। तो जो एक स्ट्रिंग का एंड हमने बाप से अटैच किया ना, दूसरा हमने ऊपर वाली सपोर्ट से अटैच किया हुआ है। और यहाँ पे हम ये बातें बताएंगे क्योंकि आइडियल पेंडुलम है, तो हम बताएंगे कि यहाँ पे कोई किसी किस्म की फ्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल फ्री टू मूव कर सकता है, ठीक है बेटा। उसके बाद फिर आपने हेडिंग लगानी है जी इसकी मोशन की, सही है। और बेटा आप स्टार्ट करेंगे इनिशियल पोजीशन से, जब ये बाप जो है बिल्कुल रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, तो आप यहां पर बताएंगे जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इस कंडीशन के अंदर इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, जो कि एक एक्शन है, और उसके रिएक्शन के तौर पे इस रस्सी में खिंचाव आ जाता है, जिसको हम टेंशन कहते हैं। तो ये दोनों एक्शन और रिएक्शन है, इक्वल अपोजिट होंगे, ठीक है। तो इनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। तो कोई यहाँ पर नेट फोर्स नहीं होती, इस वजह से ये जो बाब है वो बिल्कुल रेस्ट पर होता है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन द वेट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द टेंशन एंड द नेट फोर्स इज जीरो। यहाँ पे वेट जो है वो टेंशन के इक्वल है और ऑपोजिट है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, T इज इक्वल टू mg है, ये T और ये mg दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है, ओके। तो इस केस में कोई नेट फोर्स इसके अंदर है नहीं, तो ये मूव कर ही नहीं सकता। फिर आप क्या करेंगे, आप बताएंगे कि आपने इसको ना यहां से स्लाइड सा मूव किया, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि सिंपल पेंडुलम में हमने कोशिश ये करनी होती है कि बाप की जो मोशन है वो अलोंग द स्ट्रेट लाइन रही, और वो अलोंग द स्ट्रेट लाइन तभी आपको दिखेगी अगर आप बहुत थोड़ी से एंगल पे इसको मूव कराएंगे। लेकिन हमने ज्यादा एंगल पे ऐसे मूव कराने के लिए रखा, वो इसलिए रखा ताकि डायग्राम में आपको समझने में आसानी हो, ठीक है, वरना फिर डायग्राम समझ नहीं सकते आप लोग, ओके। तो आपने क्या करना जी, यहां से लेकर यहां तक इस पोजीशन के ऊपर लेके आएंगे, और फिर आप बताएंगे कि जब इसको हमने इस मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया थ्रू सम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, तो अब इस कंडीशन में आके देखा कि जो वेट है वो एग्जैक्टली टेंशन के अपोजिट नहीं है। अब वेट अगर एग्जैक्टली टेंशन के अपोजिट नहीं है, ठीक है, तो अब जो टेंशन है वो सारी की सारी वेट से कैंसिल नहीं होगी, ठीक है, बल्कि आप इसके वेट को कंपोनेंट्स में ब्रेक करें, mg cos थीटा mg sin थीटा, ये mg cos थीटा टेंशन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन जो mg sin थीटा ये बच जाएगा, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। और यही वो फैक्टर है, यही वो फोर्स है जिसकी वजह से ये वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा, और ये बातें आपने यहां पर बतानी है। व्हेन द बाब इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली फ्रॉम द मीन पोजीशन, आपने स्लाइटली इसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, ओनली वन कंपोनेंट ऑफ द वेट इज कैंसल्ड बाय द टेंशन। अब इस कंडीशन के अंदर पूरे का पूरा वेट टेंशन से कैंसिल नहीं हो रहा, ओनली वन कंपोनेंट ऑफ द वेट दैट इज mg cos थीटा, वो कैंसिल हो जाएगा T से। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया T इज इक्वल टू mg cos थीटा, लेकिन ये कब होगा, जब आप इसको यहां से यहां तक डिस्प्लेस करेंगे। अब पूरा वेट कैंसिल नहीं हो रहा, सिर्फ उसका एक कंपोनेंट mg cos थीटा टेंशन से कैंसिल हो रहा है और mg sin थीटा बच जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। द रिमेनिंग कंपोनेंट ऑफ द वेट mg sin थीटा इज रिस्टोरिंग फोर्स दैट मेक इट टू एक्सेलरेट टुवर्ड द मीन पोजीशन। अब इसमें एक कंपोनेंट बच गया वेट का, जो कि mg sin थीटा, जो कैंसिल नहीं हुआ, और ये जो है उसकी डायरेक्शन इधर को है, तो ये इधर टुवर्ड द मीन पोजीशन इसको एक्सेलरेट करेगा, यानी इसकी वेलोसिटी यहाँ जीरो थी, जैसे आप छोड़ेंगे तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, तो इस फोर्स की वजह से वो वेलोसिटी बढ़ेगी और वो एक्सेलरेट होगा, ठीक है। तो mg sin थीटा मेरे बच्चों आपके पास वो रिस्टोरिंग फोर्स है जो यहाँ पे, जिसकी वजह से ये वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे F इज इक्वल टू माइनस mg sin ऑफ थीटा। अब इसकी सारी डिटेल मैं आपको बता चुका हूं, मैं उसके अंदर दोबारा से नहीं जाऊंगा, बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूं इसका, ठीक है, ओके जी। तो हमने देख लिया कि mg sin थीटा जो है ये हमारे पास आ जाता है, ये रिस्पॉन्सिबल है जी इसकी वाइब्रेटरी मोशन के लिए, ओके। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन लगाया, ठीक है। तो नेगेटिव साइन में मैंने आपको रीजन ये बताई थी बेटा कि जो हमारे पास यहाँ पर जो थीटा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स एक दूसरे से अपोजिट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर किया हमने, ठीक है, और जो रिस्टोरिंग फोर्स आई वो इस डायरेक्शन में एक दूसरे के साथ अपोजिट है, इसलिए माइनस साइन लगाया। मगर आपकी बुक वाले ने एक रीजन लिखी हुई है, वो ये लिखी हुई है कि नेगेटिव साइन शोज दैट द फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड द मीन पोजीशन, कि फोर्स जो है वो मीन पोजीशन की तरफ एक्ट कर रही है, मगर इससे वो चीजें क्लियर नहीं होती। मैं आपको बता देता हूँ, देखो मैंने कहा कि ये थीटा का और फोर्स का ताल्लुक है, इस वजह से मैंने नेगेटिव साइन लगाया। अब थीटा जब आगे चलेंगे ना हम, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे x/l, ठीक है, तो ये थीटा की जगह पे आ जाएगा x/l। अब देखो ये इधर x आ गया और इधर फोर्स आ गया, अब ये डिस्प्लेसमेंट है और ये रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट इधर को कवर हुआ और रिस्टोरिंग फोर्स इधर को आ गई। अब समझ आई बात,
तो ये डिस्प्लेसमेंट वाला जो वेक्टर है वो कहां से है, वो थीटा से निकल के आया ना। इसलिए भाई सीधी सीधी बात आप ये माइंड में रखो कि थीटा और फोर्स एक दूसरे के साथ अपोजिट है, रिस्टोरिंग फोर्स, इसलिए भाई नेगेटिव साइन आ गया। अब इससे क्या समझ आ रही है, अगर बुक वाली की बात को देखा जाए कि भाई वो टुवर्ड द मीन पोजीशन है, टुवर्ड द मीन पोजीशन से ऐसा क्या हो गया, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा ना। दैट्स वाई मैंने आपसे जो कहा आप उसी बात को लेकर चलिए। ओके जी, तो आप ये बता देंगे जी F इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा, और माइनस साइन क्यों है कि भाई आपके पास ये जो फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स और ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एक दूसरे के साथ अपोजिट है, नहीं तो फिर आगे जो बुक वाली बात लिखी है वही लिख दो, आपकी मर्जी है, राइट। अच्छा यहां तक कर लिया आपने। उसके बाद मेरे बच्चों आपने ये जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा की जगह पे आपने क्या कर देना है, थीटा कर देना है, क्योंकि जब आप स्मॉलर वैल्यूज लेते हैं, मैंने पहले बताया था आपको सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम में आप बहुत स्लाइटली एंगल पे इसको डिस्प्लेस करते हैं, मतलब एंगल थीटा की वैल्यू बहुत थोड़ी होती है, ठीक है, तभी ये सिंपल पेंडुलम या सिंपल हार्मोनिक मोशन इसकी मोशन होगी, ठीक है। दैट्स वाई जो थीटा है वो बहुत ही स्मॉल है, और अगर थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल हो तो वो साइन थीटा और थीटा एक दूसरे के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम साइन थीटा की जगह पे यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे उसको थीटे को। ये पहला स्टेप आपने इसके अंदर चेंजिंग की। एक स्टेप क्या किया, साइन थीटा की जगह पे थीटा पुट कर दिया। ओके, अब दूसरी चेंजिंग, आपने क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था S इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। ये हमारा वो सर्कल था, ये एक आर्क थी सर्कल की जिसको हमने S से डिनोट किया, यहां से यहां तक एक रेडियस, यहां से यहां तक दूसरा रेडियस, बीच में एंगल थीटा है। तो मेरे बच्चों S इज इक्वल टू आर थीटा था, अगर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो S डिवाइडेड बाय आर, इस कंसेप्ट के मुताबिक। अब वो कंसेप्ट यहां पर अप्लाई कीजिए। देखिए ये हम बहुत थोड़े एंगल पे इसको ऐसे ऑसिलेट करा रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको बड़े एंगल पे ऑसिलेट कराएं तो पूरा सर्कुलर मोशन ही बनती है, तो ये भी एक पार्ट ऑफ सर्कल ही इसकी मोशन होती है इस बॉब की, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये पार्ट ऑफ सर्कल है, ये पेंडुलम पड़ा हुआ है सेंटर में, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, यहां से डिस्प्लेस होकर यहां तक आता है, जो फासला तय करता है उसको x कहेंगे, और यहां पर रेडियस की बजाय इसकी जो लेंथ है वो l आएगी, ठीक है। इधर रेडियस की बजाय उसके पेंडुलम की जो लेंथ है वो l आएगी, ठीक है, इस केस के अंदर। अब जैसे यहां पर देखो ये आपके पास जो लेंथ होती है ये वाली वो ऊपर आती है और ये लेंथ नीचे आती है, और यहां पर एंगल थीटा, बिल्कुल उसी कंसेप्ट के मुताबिक जो है वो हमारे पास ये जो लेंथ है, ठीक है, ये आर्क लेंथ ये ऊपर आएगी, ठीक है, और ये वाली जो लेंथ है वो नीचे आएगी, और ये इक्वल टू थीटा होगी, थीटा इज इक्वल टू x बाय l। ये सेकंड मॉडिफिकेशन है जो कि आप इसके अंदर पुट करते हैं। पहली क्या थी, साइन थीटा की जगह पे थीटा पुट किया, दूसरी वैल्यू क्या थी, थीटा की जगह पे पुट कर दिया x बाय l, ठीक है। तो f इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स बाय एल आ गया, ठीक है। तो मैंने आपसे ये बात कही थी कि हमने बेसिकली यहाँ पे चेक करना होता है कि ये जो सिंपल पेंडुलम है इसकी वाइब्रेटरी मोशन जो है वो क्या हमारे पास जो है वो SHM है या नहीं। SHM होने के लिए हमने ये बात साबित करनी है कि इसमें जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो हमारे पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन होना चाहिए। यानी अब एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स वाला फार्मूला प्रूव करना आपने यहाँ पे, अगर वो प्रूव होगा तो फिर इसकी जो मोशन है वो SHM प्रूव होगी, अदरवाइज प्रूव नहीं होगी। तो उसी को प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन लेके आना है। F इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया हमारे पास mg x ओवर l, तो F की जगह पे हमने जो है वो ma पुट कर देना न्यूटन सेकंड लॉ से। F इज इक्वल टू ma, वो यहाँ पर पुट कीजिए ma इज इक्वल टू माइनस mg x बाय l। अब यहाँ पर ये वाला m से कट जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस g x ओवर l आ गया हमारे पास। अब जरा बात ध्यान से सुनिएगा, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू अर्थ की सरफेस के करीब करीब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। और अगर आप एक जगह पे रुके हुए, जाहिर सी बात है पेंडुलम को आप लेके ऊपर नीचे भागोगे थोड़ा ही, एक जगह पे आपने रोका हुआ है और उसको ऐसे ऐसे आप मूव करा रहे हो, ठीक है। तो एक जगह पे जब आप फिक्स हैं तो जी की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, वो भी फिक्स रहेगी, ठीक है। अगर क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। दैट्स वाई ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, जी इस केस के अंदर आप कह सकते हैं कांस्टेंट है। दूसरी चीज आपकी लेंथ है पेंडुलम की। अब जैसे कि आपको मैंने बोला कि आइडियल केस के अंदर, आइडियल पेंडुलम के केस के अंदर जो इसकी लेंथ है वो चेंज होती नहीं है। लेंथ इसलिए चेंज नहीं होती क्योंकि ये इनएक्सटेंसिबल एक स्ट्रिंग से बना हुआ है जिसके अंदर खिंचाव नहीं आता, तो लेंथ चेंज नहीं होगी। अब जो चीज चेंज नहीं होती ना बेटा उससे हम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास लेंथ है वो भी कांस्टेंट है और जी भी कांस्टेंट है। इसको भी कांस्टेंट लिखिए, इसको भी कांस्टेंट लिखिए। जब आप इन दोनों को कांस्टेंट लिखेंगे ना, ठीक है, तो ये माइनस उसी तरह से इधर आ गया, जी और एल की जगह मैंने लिख दिया कांस्टेंट। ये x जो है ये तो बदलता रहता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे x की वैल्यू बढ़ रही है, इधर आएंगे x की वैल्यू कम हो रही है, ये तो मसलसल चेंज होता रहता है, ये तो कांस्टेंट नहीं होगा फिर हमारे पास। इसको हमने बाहरी रखा, तो ये इक्वल और कांस्टेंट दोनों खत्म करेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन आएगा। जैसे फिजिक्स में कहीं आपको प्रोपोर्शनैलिटी के साइन नजर आता है ना, आप उसे खत्म करते हो, इक्वल और कांस्टेंट लेके आते हो। अब जब इसका रिवर्स करोगे तो इक्वल भी जाएगा, कांस्टेंट भी जाएगा, उसकी जगह पे प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आपके पास आ जाएगा, a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x आ जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ये आपके पास कंडीशन प्रूव हो गई जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को वेरीफाई कर रही है कि भाई ये इसकी सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है बेटा। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देनी है कि सच एन ऑसिलेटरी मोशन इन विच acceleration of a particle is directly proportional to the displacement from the mean position
एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो ये दोनों बातें मैं आपको कंसेप्चुअल ओवरव्यू में बता के आया हूं कि इसकी जो मोशन है वो किस तरह से जो है वो एक उसमें जो एक्सेलेरेशन है किस तरह से टुवर्ड द मेन पोजीशन होगा। आपको याद होगा कि जब ये यहाँ से यूं आता है, इसकी वेलोसिटी इधर जीरो थी, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, तो जब वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो एक्सेलेरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है, तो एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ से आगे यहाँ तक जाता है तो इधर वेलोसिटी मैक्सिमम थी, यहाँ के वेलोसिटी जीरो हो जाती है, जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलेरेशन ऑपोजिट टू द वेलोसिटी होता है। इसलिए हर लम्हे एक्सेलेरेशन जो है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द या कह लीजिए इस पेंडुलम का जो मीन पोजीशन है उसकी तरफ ही होता है। तो ये कंडीशन भी हमने वहां पर सीखी थी। तो यहाँ पर दोनों कंडीशनें पूरी हुई जो कि सेटिस्फाई कर रही है जी इस को कि ये हमारे पास इस बयान को सेटिस्फाई कर रही है कि ये इसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो हमने साथ में उसका रेफरेंस भी दे दिया। ओके हो गया, यहाँ तक हमारा टॉपिक ये ऊपर का कंप्लीट हो गया। अब हमने इसके टाइम पीरियड की बात करनी। बेटा टाइम पीरियड क्या होता है? वो टाइम जो कि एक वाइब्रेशन को मुकम्मल करने के लिए चाहिए होता है। उसकी हेडिंग लगाओगे और बताओगे कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन या वन कंप्लीट राउंड ट्रिप इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। तो वो आप लिख देंगे। अब मैंने बताया था कि जैसे हमने लास्ट टॉपिक में किया था मास अटैच्ड टू स्प्रिंग सिस्टम में, दो चीजें थी बेटा, बस वो पॉइंट याद रखिए। एक तो आपको ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला आना चाहिए ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ वाला। उस फॉर्मूले से आपने स्टार्ट करना था, ये वाला पिछले में हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, मगर इस टॉपिक में बुक वाले ने यहाँ से कर दिया। मतलब ये दो ही स्टेप हैं, बस आगे पीछे कर दिए। पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये स्टेप बाद में किया था, अब ये स्टेप पहले कर दिया, इस स्टेप को बाद में कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे कर सकते हैं, दो स्टेप है। एक स्टेप मेरे बच्चों आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, फिर से बता दूंगा आपको, मैंने बताया भी था, ठीक है। दूसरा मेरे बच्चों आप क्या करते हो, एक एक्सेलेरेशन की इक्वेशन यहां से आती है ना, a इज इक्वल टू माइनस जी एक्स ओवर एल, और एक जो ओवर एक्सेलेरेशन का फार्मूला होता है a इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर, वो एक ऐसी बॉडी जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही होती है, उससे रिलेटेड एक्सेलेरेशन है, ठीक है। तो ये दोनों को आपने कंपेयर करना होता है, a इज इक्वल टू माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर और a इज इक्वल टू माइनस जी एक्स ओवर एल, ठीक है। इन दोनों का आपने कंपैरिजन करना होता है। कंपैरिजन करके यहां से आप ओमेगा की पहले वैल्यू निकालते हो। तो दो एक्सेलेरेशन की इक्वेशन, एक यहां से मिली और एक जो है मैंने यहां पर मेंशन भी किया, एक्सेलेरेशन ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, जो बॉडी एग्जीक्यूट कर रही है एसएचएम, उसका एक्सेलेरेशन को इस फॉर्मूले से डिनोट किया जाता है, a इज इक्वल टू माइनस एक्स इनटू ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर जो एक्सेलेरेशन है वो आपके पास मेरे बच्चे ये है, a इज इक्वल टू माइनस जी एक्स ओवर एल। दोनों को हमने कंपेयर करना है, दोनों एक दूसरे के इक्वल कर दिया, माइनस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी एक्स ओवर एल, माइनस माइनस से गया, एक्स एक्स से गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय एल आ गया। अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो ताकि इधर जो है वो ओमेगा आपको मिल जाए, ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी बाय एल। यहां तक आपका एक स्टेप पूरा हो गया। दूसरा स्टेप टाइम पीरियड के लिए क्या होता है, आपको ओमेगा वाला फॉर्मूला आना चाहिए, जो आपको मैंने कंसेप्चुअल ओवरव्यू में बताया भी है कि किस तरह से आपके पास आएगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, एफ जो है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि हम टाइम पीरियड के लिए बात कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर टाइम पीरियड वाला फैक्टर लेके आने के लिए एफ की जगह पे 1/t पुट कर दिया। अब इस टी को इधर ले आइए, ओमेगा उसकी जगह नीचे चला जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू ये हमने बना के रखी मेरे बच्चों, यहां पर पुट कर दो जी बाय एल, ठीक है। अब ये इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, उलट होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ जी एल ओवर जी, मेरे बच्चों फार्मूला तैयार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बताना होता है कि क्योंकि यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, ठीक है, लेंथ के ऊपर बेस करते क्वेश्चन आते हैं, जी की वैल्यू के ऊपर बेस करते क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और पूछा जाता है कि टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर आप लेंथ ऑफ द पेंडुलम को डबल कर दें या उसको 4 टाइम कर दें, ठीक है, या आप इसको हाफ कर दें या 1/4 कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, ठीक है। व्हाट विल बी द चेंज इन द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम व्हेन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम बिकम 4 टाइम या बिकम 1/4, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा तो आपने यहाँ पे दो चीजें याद रखनी मेरे बच्चे, जो टाइम पीरियड है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है इस फॉर्मूले के मुताबिक, एक लेंथ के ऊपर और एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर, ठीक है। तो t इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, ठीक है। अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर लेंथ कम करेंगे टाइम पीरियड की वैल्यू कम हो जाएगी। और दूसरा जो टाइम पीरियड है उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ इनवर्स रिलेशन है, जी की वैल्यू बढ़ेगी तो टी की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैथ्स के वाले से अक्सर ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है कि अगर जो सिंपल पेंडुलम है उसके अंदर बाप का मैथ्स डबल कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा टाइम पीरियड के ऊपर, तो नो इफेक्ट, ठीक है। देखिए इसके फॉर्मूले के अंदर टाइम पीरियड के कहीं भी मैथ्स का कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैथ्स का कोई इफेक्ट नहीं होता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ मैथ्स, ठीक है। कोई इसके अंदर मैथ्स का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो बात याद रखिएगा मेरे बच्चों, चाहे वो 4 गुना करे, 5 गुना करे या 10 गुना करे, मैथ्स को चेंज करने से इस पेंडुलम के टाइम पीरियड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, सो टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉब। उसके बाद फिर आ जाएंगे फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी होती है बेटा ऑपोजिट या रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। अब आपके पास टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला है ना, इसको उलट कर दो 1/t, तो ये बन जाएगा 1/2 पाई, और ये l/g उल्टो के बचेगा g/l, ठीक है।
तो आपके पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी रेडी हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो मेरे बच्चों कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। अल्लाह हाफिज़।